नमस्कार। क्या हाल है? कोई मैसेज आया लग रहा है। मैसेज भी देखते रहना पड़ता है। पर चलिए, कोई बात नहीं। आइए वॉक एंड टॉक शुरू करते हैं। बहुत दिन हो गए इस वॉक के दौरान जो है टॉक करने का जो चक्कर होता है वो किए हुए बहुत दिन हो गए। तो आज मैंने सोचा कि दोनों काम कर ही लिया जाए साथ में, क्योंकि वॉक करने का भी टाइम हो गया है मेरे, तो साथ साथ टॉक भी कर लिया जाए। मैं हर दिन जो है मॉर्निंग में जो है 15 मिनट के लिए ये दूरियां तय करता हूँ। मैंने काउंट कर रखा है, ये है 14 मतलब एक बार में 14 स्टेप है लेता हूँ, और 5 मिनट में 500 स्टेप होता है। 15 मिनट में लगभग 1000 से 1200-1300 से लेके 1600 तक के बीच में स्टेप होता है। और कितना होता है? लगभग 1 किलोमीटर के आसपास चला जाता है, उतना ही है शायद। तो चलिए, मॉर्निंग में 15 मिनट वॉक, फिर रात को भी इस समय, जैसे इस समय जो टाइम हो रहा है रात का 10:15 बज रहा है, और इस समय भी जो है 15 मिनट वॉक में कर लेता हूँ। पर अब मैं सोचा हूँ धीरे धीरे बढ़ाने का, 15 मिनट की जगह जो है 30 मिनट करने का सोच रहा हूँ। इसलिए सोच रहा हूँ 30 मिनट के लिए कि थोड़ा, क्योंकि पहले शुरू में मैंने जो फिक्स किया था कि हर डे जो है 5000 स्टेप्स में चलूँगा, और 5000 पूरा कर लेता था। फिर मैंने उसको बढ़ा के 7000 किया था। फिर उसके बाद उसको बढ़ा के मैंने अब जो है 9000 कर रखा है। 9000 मतलब 7 किलोमीटर के, 7 या 8 किलोमीटर है, ऐसे कुछ है। पर इधर मैं देख रहा हूँ कि एक हफ्ते से जो है, पहले हो जाता था 9000, पर इधर नहीं हो रहा है 9000। बस मुश्किल से, वैसे कल ही मेरा हुआ 6000 स्टेप्स हुआ, 6500, 6500 ऐसे ही कुछ स्टेप्स वॉक किया था मैंने कल। अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? क्यों नहीं? पहले जो है मैं 9000 तक पहुंच गया था, अब जो है पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ 9000 तक। उसका रीज़न है, क्योंकि उसका रीज़न सीधा सा है, क्योंकि पहले मैं जो है वॉक करने के बाद सुबह मॉर्निंग में घर से ऑफिस जो जाता था, वो भी मैं वॉक करते ही जाता था। तो वो भी जो है 15 मिनट का, जो 15-20-30 मिनट का जो वॉक है, वो भी इंक्लूड हो जाता था। तो टोटल जो है पूरे दिन में जो है 9000 तक पहुंच जाता था मैं। पूरे मतलब रात को सोते समय तक 9000 तक पहुंच जाता था मैं। पर अब नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जो है मॉर्निंग वॉक करने के बाद, नाश्ता वास्ता करने के बाद, मैं जो है पकड़ लेता हूँ बस, और बस पकड़ के मैं जाता हूँ ऑफिस। क्यों ऐसा करता हूँ? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इस समय, 38 डिग्री। इंडिया में मुझे पता है, मैं विदेश में रहता हूँ, स्पेन में रहता हूँ। यहाँ जो टेम्परेचर जो ठंड का मौसम रहता है,
ठंड हमेशा ठंड ही रहता है। हमेशा नहीं रहता, मतलब 1 महीने के लिए गर्मी भी रहती है यहाँ पे। जुलाई में थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, अगस्त में थोड़ी गर्मी रहती है, फिर उसके बाद ठंड शुरू हो जाता है यहाँ पे। फिर पूरे मई जून तक ठंड ही रहता है यहाँ पे। आज जो है 14 जुलाई है और टेम्परेचर मैं देख रहा हूँ इधर पिछले 2 हफ्ते से जो है 30 डिग्री के ऊपर बना हुआ है और टेम्परेचर काफ़ी हाई, मतलब लोग जो महसूस कर रहे हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ। जब बाहर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ ओह ये क्या टेम्परेचर है। जब कभी कभी मैं अपने फैमिली मेम्बर्स या दोस्तों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि ये क्या टेम्परेचर है 30 डिग्री से ऊपर, तुम इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ जो हम लोग 46 डिग्री पे रह रहे हैं। आजकल तो शायद बारिश हो रही है, भारत में बारिश है और चारों तरफ जो है पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं दिखता है, यहाँ बारिश होती नहीं है, बहुत कम होती है, कभी कभी हो जाती है पर इतना नहीं होता जैसे हम लोग के यहाँ बाढ़ उड़ा जाता है, फ्लडिंग होती है, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो कभी कभी बारिश वारिश हो गई, फ्लडिंग का कुछ नहीं। हाँ, बर्फ़ गिरने का ज़रूर है कि बर्फ़ जो गिरता है तो वो गांव जो है रास्ते को पैक कर देता है और लोग जो महीनों जो है घर में पड़े रहते हैं। अगर खाना वाना स्टोर करके न रखें तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। गांव में ये हालत हो जाती है जब बर्फ़ पड़ने लगता है। पर कहीं पे बर्फ़ के कारण प्रॉब्लम है, कहीं पे बारिश के कारण प्रॉब्लम है। जैसे भारत में फ्लडिंग इतना ज़्यादा है, हर साल जो है इतना बारिश हो जाता है और लोग परेशान रहते हैं। और यहाँ पे हर साल इतना बर्फ़ गिरता है कि लोग परेशान रहते हैं। तो हर जगह कुछ न कुछ समस्याएं हैं, चाहे आप काफ़ी एडवांस कंट्री में रहिए। अमेरिका में अलग प्रॉब्लम खड़ी होती है, जापान में अलग चीज़ है। हाँ, वहाँ जापान में शायद भूकंप आता रहता है। तो हर जगह कुछ ना कुछ है, नेचर का चक्कर है। भले ही कितना भी टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो जाए, कितना भी हम लोग जापान में घर देखिए वो अलग ढंग के बने हुए हैं, यहाँ भी देखिए अलग ढंग के दिखते हैं घर। पर नेचर का जो प्रकोप है उसको टेक्नोलॉजी भी जो है कुछ नहीं कर सकती है। टेक्नोलॉजी भी जो है कुछ लाइफ सेव कर सकती है, कुछ परसेंटेज लाइफ सेव हो जाता है, पर ये कहिए कि पूरी तरह जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाता है तो ये मुश्किल है। तो वही रीज़न था कि मतलब वो कह रहा है कि मैं आजकल जो है जब घर से बाहर निकलता हूँ मन में ये तो रहता है कि चलूँ टहल के जाऊँ, पर जब गर्मी की फीलिंग होने लगती है तो मैं कहता हूँ ना, मैं तो भैया पकड़ूँ बस, और बस में एसी लगा हुआ है, आराम से जो है 15 मिनट में आप पहुँच जाइए ऑफिस, और फिर उसी तरह 15 मिनट में वापस आ जाएँ। और ऑफिस में जाइए तो एसी लगा हुआ है। तो इस तरह जो अगर देखा जाए तो एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि मुझे सफ़र नहीं करना पड़ता है गर्मी का जो प्रकोप है, और दूसरा घाटा ये है कि मेरा जो वॉक का जो यहाँ से ऑफिस जाने में जितना भी 25-30 मिनट का जो वॉक रहता था वो उसमें कटौती हो गई है। इसके कारण जो है 9000 का जो मेरा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता है।
उसी के कारण मैं चाह रहा हूँ कि शाम का जो है मैं बढ़ा दूँ और कर दूँ 15 से जो है बढ़ा के इसको कर दूँ 30 मिनट। इसी वॉक को मैं 15 की जगह 30 मिनट का वॉक करूँ। आप भी सोचते होंगे क्या बात कर रहा है ये बंदा। एक खास बात मैंने ये भी देखा, 2 दिन से मैंने नोट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जो है लंच के टाइम जो है, लंच क्या मतलब हमेशा ही करता हूँ कि 12 या 12:30 1 बजे के आसपास जो है मैं ऑफिस के पीछे एक तालाब है, तो वहाँ पेड़ के नीचे जाके बैठता हूँ थोड़ी देर, या तालाब को देखता हूँ शांति से जो है, और कभी कभी आसमान को देखता हूँ, वहाँ जहाज़ें जो है टहलती रहती हैं ऐसे, उनको देख के हाथ हिलाता, मतलब करता हूँ ये सब चीज़। कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, कभी कभी कुछ, आप देखेंगे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो उस तालाब के आसपास रिकॉर्ड किए गए हैं, और तो बहुत सारी एक्टिविटी वहाँ पे करता रहता हूँ। पर इधर 2 दिन से क्या हो रहा है कि जब भी मैं वहाँ जाता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ी देर में ही मेरी मोबाइल फ़ोन जो है उसका जब कैमरा ऑन करता हूँ तो मेरा मोबाइल फ़ोन बोलने लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन की हीटिंग टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि ये इसका जो है कैमरा ऑफ हो जाएगा 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में, और कुछ देर बाद नोटिफिकेशन दिखाई देता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हाई है। मुझे नहीं समझ में आया, पिछले 2 दिन से यही हो रहा है। और होता कब है, जब मैं बाहर जो है जाके उस तालाब के पास पेड़ के नीचे बैठता हूँ तभी होता है, क्योंकि ऑफिस में बैठा रहता हूँ, मोबाइल फ़ोन सामने पड़ा था, कोई चीज़ नहीं दिखाई देता है कि आप कैमरा ऑन कीजिए, चाहे व्हाट्सएप देखिए, चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस में ओपन कीजिए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, घर में देखिए वहाँ मोबाइल पर पड़ा हुआ है तभी ये नहीं फ़र्क पड़ता है। फ़र्क कहाँ पड़ता है, जब वो तालाब के पास मैं जाता हूँ, और तो मुझे लगता है टेम्परेचर जो 38-39 डिग्री है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है क्या मोबाइल फ़ोन के पे। नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके विषय में। पर ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैंने नोट किया है कि मतलब जब एसी वाली कंडीशन में रहता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मोबाइल कोई नोटिफिकेशन नहीं रहता है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। पर जैसे ही मैं वहाँ ओपन एरिया में जाता हूँ, बैठता हूँ, 2 सेकंड के अंदर मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन दिखाई देने लगता है कि आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटेड है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, आप कोई भी एप्लीकेशन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ये बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ कर देगा। और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है कि मैं खुद ही जो है जब इस तरह के नोटिफिकेशन आने लगते हैं तो मैं कहता हूँ भाई मोबाइल फ़ोन ऑफ ही कर दो। आजकल जानते ही हैं कोई भरोसा नहीं है, कहीं मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट कर जाए तो पता नहीं, डर लगता है थोड़ा सा कि भाई कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो अब वो भी पॉकेट में पड़ा रहता है या हाथ में होता है, तो सोचना पड़ता है, थोड़ा सेफ्टी का इशू भी थोड़ा देखना पड़ता है कि आजकल मोबाइल फ़ोन पे भी आप भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ये टेम्परेचर का जो है इम्पैक्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है। पंखा मेरा जो है हमेशा चलता रहता है, यहाँ है पंखा, ये यहाँ पे ये है चल रहा है। पंखा भी रोता होगा क्योंकि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तभी वो बंद रहता है,
7-8 घंटे, नहीं तो वो चलता ही रहता है, सुबह शाम दोपहर हमेशा ही चलता रहता है। बिजली का बिल लंबा आएगा इस बार, पक्का, कि इस बार बिजली का बिल जो है, क्योंकि कॉस्ट जो है यूक्रेन और रशिया के लड़ाई के कारण जो है कॉस्ट जो है काफ़ी चीज़ों के बढ़ गए हैं। सामान के भी मैं देखता हूँ, सुपरमार्केट में मैं जाता हूँ तो लग जाता है कि सामानों का दाम काफ़ी बढ़ गया है, पहले जैसा नहीं है। और ये इम्पैक्ट है रशिया यूक्रेन का जो लड़ाई हो रही है, वॉर है, उसका इम्पैक्ट है ये। एक न्यूज़ मेरे पास और आया है, एक दिन मैं डायरेक्टर लोग से मिनिस्ट्री में बात कर रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पब्लिक प्रोजेक्ट कॉल होते हैं तो उसमें आप अपने प्रोजेक्ट जो है जमा कर सकते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो मैं जब बात कर रहा था डायरेक्टर से, तो मिनिस्ट्री का जो अधिकारी था उससे बात करा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने मुझे बताया कि आज से मतलब लड़ाई होने से पहले जो है इंडिया गवर्नमेंट की जो फंडिंग एजेंसी थी या यहाँ की जो फंडिंग एजेंसी थी, वो जो है पैसा जो है इस बायलैटरल कॉल जो होता है, प्रोजेक्ट कॉल होते हैं, मतलब बायलैटरल प्रोजेक्ट कॉल का मतलब ये हो कि आप एक जॉइंट प्रोजेक्ट जो है इस देश और भारत के बीच में जो है जमा करेंगे दोनों जगह के मिनिस्ट्री में, दोनों जगह की मिनिस्ट्री जो है उसको फंडिंग करती है। तो उसमें एक बजट, दोनों जगह की मिनिस्ट्री मिल के एक बजट बनाती है, दोनों लोग अपने अपने पार्ट उसमें पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बाद वो जो है कंपटीशन होता है प्रोजेक्ट के बीच में, जो प्रोजेक्ट पे एक्सेलेंट होता है, जो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होता है, उसको जो है वो जो बजट होता है वहाँ से पैसा दे दिया जाता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मुझे जो बताया गया कि दोनों ही एजेंसी जो है अब पैसा दे ही नहीं रही हैं, जमा ही नहीं कर रही हैं, मतलब कोई बजट बना ही नहीं रही हैं। फिर मैंने सोचा ये क्या चक्कर है, अभी तक तो ऐसा था, अब क्यों ऐसा हो रहा है। फिर वही क्वेश्चन, पॉलिटिकल, यूरोप और इंडिया के बीच में जो पॉलिटिकल चक्कर चल रहा है उसका एक इम्पैक्ट है ये, मतलब रशिया यूक्रेन का जो चक्कर है उसका इम्पैक्ट है। कहाँ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, चलिए अभी और दिखने को मिलेगा कि कैसे जो है इस वॉर का क्या क्या इफेक्ट है। आज मॉर्निंग में मैं न्यूज़ जब पढ़ रहा था तब एक ख़ास बात मुझे अटेंशन मेरे होता है ना कि आप ढेर सारे न्यूज़ होते हैं, पर कुछ न्यूज़ जो है आपके जो है माइंड को उसकी तरफ फोकस कर देते हैं और उसको आप जो है इसको मेमोराइज कर लेते हैं, मतलब अपने आप दिमाग में वो जो है कैसे होता है, स्टोर हो जाता है ना वो। तो खास बात मैं ये देख रहा था कि एक सड़क नहीं, रेलवे मार्ग था शायद, कि अब जो रशिया और इंडिया के बीच में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो चक्कर होता है, चूँकि अब इतने सारे बैन लगे हुए हैं रशिया पे, तो वो नए नए मार्ग वो ढूंढ रहे हैं कैसे होगा। तो मैंने देखा कि एक न्यूज़ में ये दिखा रहा था कि ईरान के 2 पोर्ट्स हैं
जहाँ पे जो है भारत के जो पानी वाले जहाज़ हैं, ट्रांसपोर्ट करने वाले जो जहाज़ होते हैं सामानों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, वो वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ से जो है सड़क मार्ग या ट्रेन के द्वारा जो है वो टर्की से होते हुए और देशों की तरफ, जो मिडिल ईस्ट वाले जो हैं, क्या मिडिल ईस्ट वाले नहीं, क्या करें, रशिया के जो हैं, तुर्कमेनिस्तान और कौन कौन से देश हैं सब, वहाँ तक जा सकते हैं। रशिया का भी जो है ईरान से जो है ट्रेन के थ्रू जो है रशिया में भी इंटर करके वो साइबेरियन, मतलब एकदम बिल्कुल अमेरिका के बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। और ये ओपन हो गया कि पहला शायद रशियन सामान जो है इस ट्रेन के थ्रू उस पोर्ट तक आया, फिर वहाँ से जो है पानी के जहाज़ के थ्रू जो है इंडिया के बॉम्बे या गुजरात के किसी पोर्ट पे आएगा, फिर वहाँ से इंडिया में डिलीवर होगा। इसी तरह इंडिया से जो सामान जाएगा इस तरह जाएगा। पहले जो था ये सब सिस्टम जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर या इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था या वर्क नहीं करता रहा होगा, जो भी हो, जो भी चक्कर हो, पर अब है। अब गवर्नमेंट ने इस पर फोकस किया है कि ये चीज़ चलना चाहिए। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि चाइना भी कोशिश कर रहा है। चाइना का भी देखिए, चाइना का तो मेरे देश, ये जिस देश में रहता हूँ वहाँ की कैपिटल जो है वहाँ तक चाइना का ट्रेन आता है, सामान से भरा हुआ ट्रेन जो है वहाँ तक आता है। आप सोच लीजिए चाइना किस किस जगह पे है और ये यूरोप के किस, इटली कहाँ है, स्पेन कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ, इतना दूर है, वहाँ तक ट्रेन पहुँची हुई है। चलिए, अगर ये सब जो है रशिया, चाइना, ईरान, ये सब मिल के जो है एक अल्टरनेट वे अपना अगर तैयार करते हैं तो अच्छा होगा। क्योंकि आजकल जो है एक चीज़ पे डिपेंड करना खतरे से खाली नहीं है। हमेशा जो है अल्टरनेट वे होना चाहिए, अल्टरनेट जो है रास्ते होने चाहिए। क्योंकि अगर एक ही पे डिपेंड करेंगे तो वही फैक्टर जो है, पर जैसे होता है ना, अब कहते हैं लोग कि आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई मतलब ऐसे नहीं जैसे पिछले जमाना पहले होते थे, जिसके पास सबसे ज़्यादा सेना हो या जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार हो वही जीतेगा। अब ऐसा नहीं है, अब है इकोनॉमिकली वॉर हो सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग काफ़ी है। अब पहले ये था ड्रोन नहीं होते थे, अब देखिए लोग कहीं बैठे हुए हैं, ड्रोन से जो है कहीं और पे हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर होता है ना कि अमेरिका का जो है, अमेरिका में बैठे हुए हैं लोग, पर ड्रोन भेज के पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है टेररिस्ट ग्रुप जो है वहाँ पे अटैक किया जा रहा है। इसी तरह और देशों में ऐसे है। यूक्रेन रशिया के वॉर में ही देख लीजिए, रशिया की आर्मी जो है यूक्रेन की आर्मी से कई गुना बड़ी है, कई गुना उनके पास सैनिक हैं, कई गुना हथियार है, कई गुना सब कुछ। पर लड़ाई इतने दिनों तक क्यों आगे बढ़ी? क्यों अभी तक 90 दिन 90 डेज हो गए, 90 3-4 महीने हो गए।
उसका रीज़न यही है कि और सब देश जो है अपने टेक्नोलॉजी से, मतलब ड्रोन, कोई ड्रोन दे रहा है तो कोई उनको जो है सेटेलाइट का इमेज प्रोवाइड कर रहा है कि भाई रशिया की आर्मी यहाँ पहुँच गई है, या रशियन टैंक यहाँ पे हैं। ये सब इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सब शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। अगर ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रहता, अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं रहता, तो यूक्रेन बहुत पहले ही हार हो चुका होता है, बहुत पहले ही मुश्किल था जीतना। वही कहा ना कि अब जो है लड़ाई केवल इस पे नहीं है कि आपके पास कितने सैनिक हैं या हथियार है, आपके पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं, आपके कितने लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपके पास क्या इकोनॉमिकली चीज़ों को कंट्रोल करने का जो है। अब जैसे यूरोप और अमेरिका ने सोचा कि रशिया को हम कंट्रोल कर लेंगे, उन पे इकोनॉमिक बैन लगा देंगे, उससे रशियन इकोनॉमिक जो है डाउन होगी, और वो जो है पक्का है कि रशियन जनता जो है भड़केगी, और फिर रशिया कुछ नहीं कर पाएगा। और हुआ कुछ नहीं, क्योंकि रशियन लोग जो पहले से अल्टरनेटिव ढूंढ के रखे हुए हैं, अभी डेवलप ही करते जा रहे हैं, उनको तो फ़ायदा ही हो रहा है, इससे नए नए रास्ते उनको मिल रहे हैं। अभी जैसे ये भारत, ईरान और रशिया का जो न्यू मार्ग जो ट्रेन के थ्रू जो है, वो इसके कारण ही हुआ है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। अल्टरनेटिव एक इस वार के कारण जो है उन्होंने एक अल्टरनेटिव ओपन कर दिया है कि अब इसके थ्रू होगा बिजनेस। सो ये सब चीज़ें हैं कि चलता रहता है, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, ये जो है कि इसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी है, दिख रहा है। जब सुपरमार्केट में जाइए तब दिख रहा है। फ़्लाइट की टिकट, जो टिकट में 600-700 यूरो में करता था, यहाँ से मैं स्पेन में रहता हूँ, तो मैड्रिड से दिल्ली जाने के लिए 600-700 रुपये, 600-700 यूरो में हो जाता था। 600-700 यूरो मतलब 50-60 हज़ार रुपये। उसी टिकट्स के लिए अब मुझे जो है 1,500 यूरो के आसपास, वो भी जाना मुझे दिसंबर में है और मैं ख़रीद रहा हूँ जुलाई में, 6 महीने पहले मैं एक दिन ढूंढ रहा था, तो लगभग 1,500 के आसपास दिख रहा था मुझे। मतलब 2 ऑप्शन थे उसमें। एक, या तो आप यात्रा कीजिए, मतलब घर तक पहुंचने के लिए पूरे 3 दिन लगा दीजिए, 72 घंटे जहाज़ में बैठे रहिए। और दूसरा है यात्रा कीजिए, 12 घंटे में पहुंच जाइए। तो भाई टाइम लिमिटेशन होने के कारण मैं तो प्रेफर करता हूँ कि भाई 12 से 14 घंटे के अंदर जो है मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ, क्योंकि 48 घंटे तक एयरपोर्ट पे बैठे रहना या फ्लाइट में बैठे रहना मुश्किल काम है। ये टाइम का लॉस, वो भी देखना है। तो वो मैं देख रहा था कि कितना क्या टिकट काफ़ी 1,500 2,000 ऐसे दिख रहे थे टिकट। कर लो, ये भी चक्कर है। मतलब ये एक इम्पैक्ट है, एक तो रशियन यूक्रेन का वार का इम्पैक्ट है, और दूसरा इम्पैक्ट जो है कोविड के चक्कर, जो है कोविड का भी चक्कर है, उसका भी चक्कर है, उसके कारण भी है। आप सोच लीजिए
लोगों की सैलरी जो है बढ़ ही नहीं रही है, पर कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट जो है बढ़ रहा है। क्या किया जाए अब? ये इस पॉलिटिक्स में जो है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इसमें अंत में कौन सफ़र करता है? जनता ही सफ़र करती है, और हम जैसे जनता, पब्लिक जो है वही सफ़र करती है। हम लोग सफ़र कर रहे हैं। चलिए, हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस वॉर में, पर सफ़र तो हम लोग कर ही रहे हैं। ओह पसीना, नो प्रॉब्लम। दूसरी तरफ श्रीलंका का चक्कर। मुझको आज तक, अभी तक समझ में नहीं आया कि वहाँ का राष्ट्रपति जो है वो देश छोड़ के क्यों भाग गए। अभी तक नहीं समझ में आया। अरे भाई, आप प्रेसिडेंट हैं, आपको इतना पावर दिया गया है, उस पावर का उपयोग कीजिए, उस क्षमताओं का उपयोग कीजिए, कैपेसिटी का उपयोग कीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करके और जनता को एक ऑप्शन दीजिए कि भाई आपने हम पे विश्वास किया है, तो हम भी जो है अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे। भाई वो आपकी ही जनता है, आपको वोट दी है। हमारे ख्याल से इस केस में तो करना चाहिए था, प्रेसिडेंट को संसद भंग कर देना चाहिए था। सब जितनी पावर है, सबकी शक्तियां जो है, जितने भी राइट्स हैं, सबको बिल्कुल इमरजेंसी घोषित करके सबका बंद। और उनको जो है अपनी तरफ से, अपनी कैपेसिटी, अपने पावर का उपयोग करके कि जो है इकोनॉमी को कैसे जो है, श्रीलंका की इकोनॉमी है उसको कैसे जो पटरी पे लाया जाए, उसको जो है करना चाहिए था उनको। कि वन मैन, कभी कभी होता है ना कि ढेर सारे लोग होते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एग्री होने पे। तो किसी चीज़ पे कि सभी लोग एग्री करें तो ये मुश्किल होता है। पर एक अकेला आदमी उस पे जो है, उसको जो है अगर ठीक ढंग से काम कर रहा है और वो लोगों का जो है सपोर्ट ले रहा है, मतलब ऐसे नहीं कि मेरे दिमाग में जो आवे वही कर